जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की बात में मुद्दा कृषि कानून का। और आज हम बात करेंगे कि किसानों के लगातार बढ़ते हुए दबाव के बाद क्या खतरे में आ गई है हरियाणा की खट्टर सरकार। साथ ही इस पर भी बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर किसानों को भरोसा क्यों नहीं है। आंकड़ों और तथ्यों के साथ आपको यह भी बताएंगे कि 14 वर्ष पहले जब बिहार में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया गया था तो उसके बाद वहां के किसानों की हालत आखिर क्या है, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कुछ हिस्सों के किसान ही मुख्य रूप से इस आंदोलन में क्यों दिखाई दे रहे हैं, अन्य राज्यों के किसान यहाँ क्यों नहीं है। इन्हीं कड़क मुद्दों पर पेश है जनता पोल का बेहद बड़ा विश्लेषण, अवश्य देखिए। किसान आंदोलन की आंच अब इतनी बढ़ गई है कि यह हरियाणा विधानसभा तक जा पहुंची है। पिछले एक हफ्ते से हरियाणा का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसी क्रम में जेजेपी अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी दिल्ली जाकर भाजपा आलाकमान से मुलाकात की, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला मीडिया से बात किए बिना ही वहां से चले गए, जिसके कई मायने निकालकर देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, जो राज्य सरकार के लिए एक बेहद बड़ा सरदर्द बन गया है। असल में ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। पिछले दिनों हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से ही किसान तो राज्य सरकार से और ज्यादा नाराज हैं ही, साथ ही सुर्खियों में ये खबर भी आ रही है कि सरकार में सहयोगी दल जेजेपी के भी 10 में से कई विधायक इस घटनाक्रम से नाराज हैं और कांग्रेस इन विधायकों के संपर्क में होने की बात कह रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में भाजपा के 40, जेजेपी के 10, निर्दलीय 7, कांग्रेस के 31 और अन्य के 2 विधायक मौजूद हैं, जिनमें जेजेपी और निर्दलियों के समर्थन से हरियाणा की खट्टर सरकार चल रही है। ऐसे में जेजेपी के और निर्दलीय विधायक अगर सरकार से समर्थन वापस लेते हैं या छिटकते हैं तो इससे राज्य की खट्टर सरकार खतरे में आ जाएगी। जेजेपी के चुने हुए 10 विधायकों में ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जहां भाजपा के साथ ही अब जेजेपी को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। विरोध इतना बढ़ चुका है कि सरकार में शामिल विधायकों और मंत्रियों का कहीं बैठकर बैठक लेना तक मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में इन विधायकों पर व्यक्तिगत रूप से भी दबाव बढ़ता जा रहा है। तो इस सब के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के कई मायने निकालकर देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ ही राज्य सरकार पर इतना दबाव है कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है और राज्य की खट्टर सरकार वाकई खतरे में दिखाई दे रही है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी का भी किसानों ने विरोध किया है, जिसके बाद से सारे देश की निगाहें किसान आंदोलन पर और भी ज्यादा टिक गई हैं और ये पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या होगा। किसानों द्वारा इस 4 सदस्यीय कमेटी का विरोध करना जायज इसलिए भी दिखता है क्योंकि ये चारों लोग जो इस कमेटी में शामिल हैं, उन चारों ने ही बीते दिनों कृषि कानून का खुलकर समर्थन किया है और इसके पक्ष में कई बयान भी जारी किए हैं। कमेटी में शामिल कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी ने इस बिल के समर्थन में बयान देते हुए कृषि क्षेत्र के लिए इसे 1991 जैसा फैसला बताया था। आंदोलन पर राय व्यक्त करते हुए अशोक गुलाटी ने बयान दिया था कि किसानों को सही तरीके से समझाने की जरूरत है, विपक्ष भी सत्ता में रहते हुए ऐसे कानून को लाना चाहता था। दूसरी ओर प्रमोद जोशी की बात करें तो जब नए कानूनों की चर्चा चल रही थी तब प्रमोद जोशी ने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने कानूनों को सही करार दिया था। जोशी के अनुसार नए कृषि कानून भारतीय कृषि क्षेत्र को ग्लोबल स्टेज पर आने का मौका देंगे। प्रमोद कुमार जोशी ने बयान दिया था कि कुछ राजनीतिक दल किसानों की समस्या को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कारण है कि केंद्र और किसानों का विवाद अभी तक सुलझा नहीं है। वहीं अनिल घनवंत की बात करें तो अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए अपने बयान में अनिल घनवंत ने कृषि कानूनों का खुले तौर पर समर्थन किया था। अनिल के मुताबिक नए कानून कृषि क्षेत्र को सही दिशा में ले जाएंगे। तो वहीं ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख व पूर्व राज्यसभा सांसद भूपेंद्र सिंह मान को लेकर भी विवाद बढ़ चुका है। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दिसंबर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानूनों का समर्थन कर दिया था। हालांकि कुछ संशोधनों की मांग जरूर की थी, जिसमें एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए कहा गया था। और एक बड़ी खबर यह भी है कि भूपेंद्र सिंह मान ने आज यानी 14 जनवरी के दिन इस कमेटी को छोड़ दिया है, ये हवाला देते हुए कि वे किसानों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। तो अब इस कमेटी में सिर्फ 3 लोग ही रह गए हैं। तो ऐसे में जब ये चारों ही लोग किसान बिल का समर्थन पूर्व में कर चुके हैं तो किसान भी ये पूछ रहे हैं कि ये कमेटी उन्हें इंसाफ दिलवाएगी तो कैसे। किसान शुरू से लेकर अब तक सिर्फ एक बात पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द किए जाएं।
कई लोग ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस आंदोलन में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान ही क्यों शामिल हैं? तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि भारत में एक किसान की औसतन सालाना आय मात्र 77,124 रुपए है, जिनमें 2,16,708 रुपए सालाना औसतन आय के साथ सबसे ऊपर पंजाब है और वहीं दूसरे स्थान पर 1,73,208 रुपए सालाना आय के साथ हरियाणा का किसान है। ताजुब की बात यह है कि 77,124 रुपए की सालाना आय के भी नीचे है मध्य प्रदेश, आंध्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सबसे नीचे आता है बिहार, जहां एक किसान की सालाना औसतन आय सिर्फ 42,684 रुपए यानी केवल 3,557 रुपए प्रति माह। और विडंबना यह है कि बिहार में एपीएमसी एक्ट 14 वर्षों पहले ही हट चुका है, जिसके बाद बिहार का किसान इस कदर बर्बाद हुआ कि उसे दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करने तक को मजबूर होना पड़ गया। हालांकि मुख्य मीडिया इस पर कम ही प्रकाश डालेगा, लेकिन तथ्य और आंकड़े यही कहते हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये भी उठता है कि बिहार के किसानों की ऐसी हालत देखने के बाद किसान इस बिल का समर्थन करे कैसे? दूसरी ओर सरकार की रणनीति की अगर बात करें तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी के सामने किसान पेश नहीं होते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों को इससे बड़े जोर शोर से ये कहने को मिल जाएगा कि आंदोलन कर रहे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो जिस तरह जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन इंदिरा सरकार के लिए गले की हड्डी साबित हुआ था, उसी तरह से आज के इस किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और न ही सरकार पीछे हटने के मूड में दिखाई दे रही है। हालांकि इंदिरा सरकार के वक्त हुए उस छात्र आंदोलन के सहारे विपक्ष का सिक्का इस कदर पलटा था कि 1977 के चुनाव में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी। मगर विडंबना यह है कि तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और ना जाने कितने बेदाग और लोकप्रिय चेहरे मौजूद थे। लेकिन आज इस इतने बड़े आंदोलन के होने के बावजूद कांग्रेस के जिले इलाई राहुल गांधी विदेश में छुट्टी मनाकर आए हैं, तो वहीं अन्य राष्ट्रीय स्तर के नेतागण ट्विटर पर युद्ध लड़ रहे हैं और देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सड़क से गायब रहने के चलते ये आंदोलन फिलहाल सिर्फ पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान तक ही सीमित दिखाई पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि विपक्ष के इस निकम्मेपन के चलते इस इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी केंद्र सरकार को इस आंदोलन के देशव्यापी असर की फिलहाल चिंता नहीं है। राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो चंद दिनों में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में अगर सरकार इन कानूनों को वापस लेती है तो विपक्ष सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरेगा और सरकार बैकफुट पर दिखाई देगी। इसलिए फिलहाल सरकार इन कानूनों को वापस लेती तो दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में यह भी तय है कि यह आंदोलन काफी लंबा चलने वाला है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को यह सलाह दे दी है कि राज्य में कृषि बिल के समर्थन में कोई कार्यक्रम न किया जाए। यानी कहीं ना कहीं ये भी समझ आ रहा है कि चाहे कोई भी इन आंदोलनकारी किसानों पर कुछ भी आरोप लगाता रहे, मगर इस आंदोलन ने केंद्र सरकार का सरदर्द बढ़ा रखा है और ये कहना कतई गलत नहीं होगा। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।